हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है मेरे साथ केमिस्ट्री विद रत्नेश मिश्रा में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाफ लाइफ होती क्या है। तो बच्चों, द टाइम पीरियड in which any reactant remains half of its initial concentration is called half life of any substance। बच्चों, हम देखते हैं सबसे पहले हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है। बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव की थी जो थी आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। यहाँ पर जो आर है ये क्या है, हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। आर ये क्या है, ये हमारा जो आर दिया है ये क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। और जो आर नॉट है ये क्या है, हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आर नॉट ये क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का। टी क्या है, टी हमारा टाइम पीरियड है। और के क्या है, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट है। तो बच्चों, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई थी वो आई थी के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये इक्वेशन हमारी आई थी फाइनल। अब हमको क्या करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ निकालना है। तो अगर हमको टी इक्वल्स टू टी हाफ ले लेते हैं तो जो हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बचेगा वो कितना होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका आर होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ आर नॉट। हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो होगा क्या, हो जाएगा के इक्वल्स टू हो जाएगा आर नॉट माइनस हाफ ऑफ आर नॉट अपॉन टी हाफ। बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये हो जाएगा आपका के इक्वल्स टू 2r नॉट माइनस आर नॉट अपॉन 2 ऑफ टी हाफ। अब उसके बाद टी हाफ को हम इधर ले लेते हैं, के को इधर ले आते हैं क्योंकि हमको टी हाफ निकालना है। तो हो जाएगा टी हाफ ऑफ 2r नॉट में एक आर नॉट घटेगा तो क्या बचेगा, बचेगा आर नॉट अपॉन 2k। ये हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बीच का रिलेशन। इस इक्वेशन से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो टी हाफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो टी हाफ होता है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ होता है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आइए बच्चों देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने जो टाइम टी और रिएक्टेंट के जो कॉन्सेंट्रेशन आर होती है उसके बीच में एक रिलेशन निकाला था। वो था के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू
log of R initial upon R final means initial concentration of reactant divided by final concentration of reactant। तो बच्चों यहाँ पर हम फिर से वही कंडीशन लगाते हैं टी हाफ वाली। अगर टाइम हमारा टी हाफ हो जाएगा तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कितना बचेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ ही तो बचेगा। तो जो हमारा आर होगा मीन्स आर विल बी हाफ ऑफ आर इनिशियल। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में ये वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ, उसके बाद लॉग, और ऊपर आपका है आर इनिशियल, तो हो जाएगा आर इनिशियल डिवाइडेड बाई आर इनिशियल बाई 2। तो बच्चों जो बटे के बटे में होगा वो पलट के आ जाएगा ऊपर, और यहाँ भी आर नॉट, यहाँ भी आर नॉट, तो हो जाएगा कैंसिल आउट। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी हाफ लॉग ऑफ 2, क्योंकि आर नॉट हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ऑफ 2। बच्चों यहाँ पर टी हाफ को हम इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, और log 2 की वैल्यू होती है 0.301। तो यहाँ पर रख लेते हैं 0.301। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा 0.301 इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाता है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। दिस इज फॉर्मूला फॉर टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों यहाँ पर इस इक्वेशन में आप देख सकते हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि जो टी हाफ था, टी हाफ वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनिशियल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ है, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर आर इनिशियल कहीं पर कोई टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर इनिशियल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों ये हो गया टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आइए बच्चों देखते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को हम फेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस भी कह सकते हैं। फेक क्यों कहा, क्योंकि ऐसी रिएक्शंस की जो काइनेटिक्स होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की दिखाई देती है, बट एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं होती है। कैसे नहीं होती देख लेते हैं। कभी कभी कोई एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें दो स्पीसीज रिएक्ट कर रहे हैं, उनमें से एक स्पीसीज जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में है और दूसरी स्पीसीज बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। ऐसी कंडीशन में जो पहली स्पीसीज है जिसका अमाउंट बहुत कम है वो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो एज अ लिमिटिंग रिएजेंट फंक्शन करेगा। लेकिन दूसरा सब्सटेंस जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, उसके सब्सटेंस को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए या थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए या थोड़ा सा कम भी कर दिया जाए, तो वो दूसरा सब्सटेंस रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शन की जो काइनेटिक्स होती है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, वो एक्चुअल में दोनों सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, बट शो होता है कि वो केवल एक स्पीसीज या एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है जो बहुत ही कम है। ऐसी रिएक्शंस की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है या काइनेटिक्स होती है वो सेकंड ऑर्डर होती है, बट एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करते हैं। इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहा जाता है। देख लेते हैं, मान लिया एक एग्जांपल
है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हम जनरली डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन नहीं होती है, बट मैं डिफाइन कर रहा हूँ अपने तरह से। दोज रिएक्शंस which show first order kinetics but actually they are not first order reactions are called pseudo first order reactions। एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। बच्चों एथिल एसीटेट में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एथिल एसीटेट के मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो CH3COOC2H5 ये हमारा है एथिल एसीटेट, और इसका हाइड्रोलिसिस हम करते हैं H2O से और बनता है CH3COOH प्लस CH3CH2OH, इसको हम C2H5OH भी लिख सकते हैं। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है और एसिटिक एसिड बनता है। बच्चों इस रिएक्शन में जो आपका H2O है वो है आपका 10 मोल, और ये कितना है? ये आपका है 0.01 मोल। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाटर जो है वो एथिल एसीटेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। क्या होता है जब ये प्रोडक्ट कितना बनेगा? ये प्रोडक्ट जो है इसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये वाला जो आपका H2O मॉलिक्यूल है तो बहुत ज़्यादा है, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन पर जो प्रोडक्ट के बनने की स्पीड है या प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? इस कंपाउंड पे डिपेंड करेगा। दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। पहले कितना है? 0 है और ये भी 0 है। उसके बाद जब यहाँ पर 0.01 मोल बन गया, यहाँ भी 0.01 मोल बन गया, तो क्या होगा? ये तो कंज्यूम हो चुका है कंप्लीटली, तो ये कितना होगा? ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होता है तो ये कितना कंज्यूम होगा? ये 0.01 मोल कंज्यूम हुआ है। बचा कितना है? बचा है 9.9 मोल वाटर आपका बच गया है। तो अगर देखा जाए तो एथिल एसीटेट के कंपैरिजन में वाटर मॉलिक्यूल का कंजम्पशन बहुत ही नेग्लिजिबल हुआ है। अब ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं वहां पर क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इसको हम लिख सकते हैं, हाँ लिख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रही है और वाटर की भी फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एथिल एसीटेट एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओवरऑल दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बट एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपका H2O है वो बहुत ही कम अमाउंट में कंज्यूम होता है, तो इसको हम मान सकते हैं कि पूरी रिएक्शन के दौरान जो वाटर होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं K रेट इक्वल्स टू K इंटू H2O इंटू CH3COOH। इस रिएक्शन में जब ओवरऑल पूरी रिएक्शन में
जो आपका H2O है वो भी कांस्टेंट रहता है, ये तो कांस्टेंट है ही, तो हम इन दोनों को मिलाकर एक नए कांस्टेंट की कल्पना कर सकते हैं, दैट इज रेट इज इक्वल टू के डैश CH3COO C2H5। यहाँ पर अगर हम देखें तो वाटर मॉलिक्यूल कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट द रिएक्शन, तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ एथिल एसीटेट। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, बट दिस रिएक्शन इज नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज एक्चुअली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं फेक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ केन सुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन सुगर, ये जो हाइड्रोलिसिस होता है केन सुगर का वो एसिडिक मीडियम में होता है। तो बच्चों केन सुगर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज C12H22O11। एक्चुअल में जो केन सुगर होती है ये एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई एक डाइसैकेराइड होती है। तो अगर इस रिएक्शन की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको जो है एसिडिक मीडियम में करते हैं तो हमको क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल C6H12O6 मिलते हैं। दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रक्टोज। बच्चों यहाँ पर इस रिएक्शन में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो एक्सेस में होता है, काहे में होता है, एक्सेस में होता है, और ये जो आपका केन सुगर होता है ये होता है लेस अमाउंट में। तो अगर लेस अमाउंट में है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगी, जो एलिमेंट या जो कंपाउंड लेस अमाउंट में होगा उसी पर डिपेंड करेगी। तो इसकी अगर हम रेट इक्वेशन लिखते हैं तो रेट हो जाएगा K इंटू H2O की फर्स्ट पावर इंटू C12H22O11 की फर्स्ट पावर। लेकिन यहाँ पर थ्रू आउट द प्रोसेस जो वाटर होता है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसके कॉन्सेंट्रेशन में भी कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं होता है। तो हम क्या मान सकते हैं कि H2O इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो इन दोनों को मिलाकर हम एक नए कांस्टेंट के बारे में सोच सकते हैं, दैट इज K डैश। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू K डैश इंटू C12H22O11। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, काहे के, केन सुगर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसीलिए ये रिएक्शन जो है in spite of being a second order reaction, this reaction follows a first order kinetics and this is called pseudo first order reaction। आइए बच्चों अब देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज आर्रहीनियस इक्वेशन। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में सबसे पहली बार आर्रहीनियस ने बताया, उसको हम बोलते हैं आर्रहीनियस इक्वेशन। तो बच्चों देख लेते हैं कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये जो है आपका NO2 प्लस O2 में डिकम्पोज होता है। बच्चों ये जो रिएक्शन होती है इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। प्रॉपरली इसको मॉनिटर किया गया है रिएक्शन को और देखा गया है कि इस रिएक्शन को अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है, रिएक्शन को अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है तो इस रिएक्शन का जो T हाफ है, T हाफ एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड वो कितना है, 10 मिनट्स है। इस रिएक्शन का T हाफ कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 10 मिनट्स। अगर इसी रिएक्शन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर परफॉर्म किया जाता है तो इस रिएक्शन का जो T हाफ होता है वो हो जाता है 5 आवर्स।
और अगर इसी रिएक्शन को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर परफॉर्म किया जाता है तो इसी रिएक्शन का जो टी हाफ है दैट बिकम्स 10 डेज। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रिएक्शन की रेट पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, इसके बारे में आर्यनियस ने हमको बताया। तो बच्चों एक एग्जाम्पल छोटा सा और है, हम लोगों ने देखा है जब टाइट्रेशन हम करते हैं KMnO4 का, तो KMnO4 का जब हम टाइट्रेशन करते हैं ऑक्जेलिक एसिड से, जब हम इसका टाइट्रेशन करते हैं तो जो KMnO4 का डिसअपियरेंस ऑफ पिंक कलर है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ तेजी से डिसअपियर होता है। आइए देखते हैं आर्यनियस इक्वेशन क्या है। बच्चों आर्यनियस इक्वेशन इक्वल्स टू क्या है, ये है K इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियल EA बाई RT। बच्चों ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कहलाती है आर्यनियस इक्वेशन। यहाँ पर जो A है इसको बोलते हैं, ये क्या है, आर्यनियस फैक्टर है। आर्यनियस फैक्टर है या इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं या इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। या इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। यहां पर जो आपका EA है, EA को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो जूल्स पर मोल में होती है। R क्या है, R है हमारा गैस कांस्टेंट। बच्चों प्रैक्टिकली देखा गया है कि किसी रिएक्शन के टेम्परेचर में अगर हम 10 डिग्री का राइज करते हैं तो रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है K, ये डबल हो जाता है। रेट कांस्टेंट के डबल होने का मतलब है कि रिएक्शन जो है वो दोगुनी स्पीड से होने लगती है। तो राइज इन 10 डिग्री टेम्परेचर results into double value of rate constant K। मीन्स रिएक्शन रेट डबल हो जाती है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड। जब 10 डिग्री टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। बच्चों किसी रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स के रिएक्ट करने के लिए सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या होती है कि वो आपस में कोलाइड करें। कोलाइड करने के लिए उनके पास एक एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम amount of energy required for any molecule to collide effectively so that it can give product।
एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वो मिनिमम एनर्जी होती है ताकि वो इफेक्टिवली कोलाइड कर सके और कोलाइड करके वो प्रोडक्ट में परिवर्तित हो सके या प्रोडक्ट दे सके, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, वहां से हम बेहतर समझ सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। बच्चों ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, H2 + I2, H2 + I2 रिएक्ट टू गिव 2HI। बच्चों ये दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, H2 + I2। एक्टिवेशन एनर्जी मिलने पर क्या करते हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसके बाद ये कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं और 2HI में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ये जो H2 और I2 है, ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं दिस पॉइंट इज द पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू ऑफ H2 एंड I2। तो यहाँ पर इस जगह पर H2 + I2 है और ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है H2 और I2 की, और इन दोनों को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू फॉर H2 + I2 टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, ये दोनों को हम टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं, इन दोनों का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होता है और आते 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 यहाँ पर इस पॉइंट पर ये दोनों रिएक्ट करते हैं, मीन्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करते हैं और रिलीज करते 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 यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट आपको मिल जाता है 2HI। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू ऑफ HI, और ये जो है आपका ये वैल्यू, ये क्या है, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू ऑफ H2 + I2। और ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच का, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी इसको, तब तक ये मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड ही नहीं करेगा और तब तक ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, और जब तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा तब तक आपका HI नहीं बनेगा। तो बच्चों यहाँ तक इसको लेके आना हमको ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, ये एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करता है, यहाँ तक आते आते प्रोडक्ट बना लेता है। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, दैट इज द एनर्जी डिफरेंस ऑफ, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, वैल्यू है, वो रिएक्टेंट के पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से नीचे जाता है तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज की गई होगी। अगर प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू का ग्राफ है वो रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू से ऊपर रहेगा, तो ऐसा जो प्रोडक्ट बनेगा या ऐसी जो रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो बच्चों ये हो गया आपका ग्राफ। किसी भी स्पीसीज के सारे मॉलिक्यूल्स के पास बराबर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती है। तो आइए हम देख लेते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं करते हैं, या किन मॉलिक्यूल्स के रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। तो बच्चों एक साइंटिस्ट थे लुडविग बोल्ट्जमान और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। लुडविग बोल्ट्जमान एंड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने बताया कि किसी भी स्पीसीज के सारे मॉलिक्यूल्स के पास बराबर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, बराबर
एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती है। इन्होंने बताया कि अगर हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ खींचें तो हम वहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी है और कौन से मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि हम जो है एक ग्राफ खींचते हैं किसके बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ खींचा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है एन ई अपॉन एन टी। एन ई अपॉन एन टी क्या है, एन ई इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी, मीन्स एन ई इज द टोटल number of molecules having kinetic energy and nt is the total number of molecules and nt is the total number of molecule। तो अगर n बाई एन टी, एन ई बाई एन टी, एन ई बाई एन टी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको ये पता लगता है कि एट सर्टेन पॉइंट द ग्राफ इज एट इट्स मैक्सिमम पीक। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ग्राफ होता है वो अपनी मैक्सिमम पीक पर होता है। ये जो आपका मैक्सिमम पीक दिखाई दे रहा है, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी। जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होती है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है और ये मोस्ट प्रोबेबल ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो बच्चों ज़्यादातर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ये है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री राइज कर देते हैं बच्चों, ये है आपका देखो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मीन्स ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इतना ब्रॉड जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया में मैक्सिमम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं और यही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और ये जो आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर है एक्टिवेशन एनर्जी। तो जितने मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड होंगे वही यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी गेन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देते हैं बच्चों, ये टेम्परेचर का ग्राफ नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज कर देते हैं तो हमारा जो ग्राफ होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाता है। अब देखो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो एक्टिवेटेड हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिखाई दे रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ये है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये लेस है, ये ज़्यादा है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये है। अब जब हम टेम्परेचर को T+10 डिग्री मीन्स हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पहले वाले टेम्परेचर से बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, जो हमारा ग्राफ है वो ब्रॉडन हो जाता है और मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। पहले कितने थे, पहले एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स ये थे और अब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कितने हो गए हैं, ये पूरा ग्राफ आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब आपको एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स या एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे रही है ना। इसका मतलब ये है कि जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है
मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा कोलिजन होता है और ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। तो बच्चों इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases fraction of molecules which collide with energy greater than एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आरएनएस इक्वेशन कहती है कि K इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT इंटू ए। ये क्या है? हमारा आरएनएस फैक्टर है। बच्चों इस इक्वेशन में देख के हम ये पता लगा सकते हैं, अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो K है, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो ये जो टोटल आपको दिखाई दे रहा है माइनस EA/RT, इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव में घटेगी। और अगर नेगेटिव में घट रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगी K की वैल्यू। अगर K की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगी, इसका मतलब K की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर T की वैल्यू या टेम्परेचर की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी को घटाते हैं, एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने का हमारा मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड को अगर आप अल्टरनेटिव पाथवे उसको प्रोवाइड करा दीजिए जहां से वो रिलेटिवली कम एक्टिवेशन एनर्जी पर ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बना ले, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। उस कंडीशन में अगर हम किसी भी रिएक्शन में ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराएं कि उस कंपाउंड की या उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू घट जाए, तब भी क्या होगा? आपका जो K है रेट कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव में घटेगी। और अगर नेगेटिव में घटेगी तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। तो बच्चों यहाँ से इस रिएक्शन से, इस इक्वेशन से हम साफ साफ देख सकते हैं कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी घटाते हैं या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्लियरली बढ़ रहा है, जो कि यहाँ पर कहा गया है इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कोलाइड विद एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। आइए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, लेते हैं सिंपल लॉग या नेचुरल लॉग लेते हैं इस रिएक्शन का या इस इक्वेशन का नेचुरल लॉग लेते हैं। बच्चों K इक्वल्स टू माइनस EA/RT इंटू ए। आइए बच्चों इस आरएनएस इक्वेशन का हम लॉग लेते हैं। तो बच्चों जब इसका हम लॉग लेंगे तो कंडीशन हो जाएगी ln ऑफ A इक्वल्स टू माइनस EA/RT प्लस ln ऑफ A। आइए बच्चों यहाँ हम देखते हैं ln ऑफ K और टेम्परेचर के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उनको किस टाइप का ग्राफ मिलता है। तो बच्चों y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लेते हैं ln ऑफ K, और ये क्या है आपका 1/t ले लेते हैं हम यहाँ पर 1/t ले लेते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैच करें या कंपेयर करें तो होगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ln ऑफ K इक्वल्स टू माइनस EA/R इंटू 1/t प्लस ln ऑफ A। बच्चों यहाँ पर x क्या होगा? 1/t होगा, m क्या है? माइनस EA/R, और y क्या है? ln ऑफ K। m क्या बताता है? स्लोप बताता है। स्लोप बता रहा है कि इक्वेशन में ये जो ग्राफ जा रहा है ये नेगेटिव जाएगा, मीन्स नीचे की तरफ अप्रोच करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। और जो आपका ln ऑफ A है, ln ऑफ A क्या है? इंटरसेप्ट को बता रहा है, तो ln ऑफ A क्या है? पॉजिटिव है। ln ऑफ A पॉजिटिव है। जो स्लोप है वो कैसा है? नेगेटिव है। और स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA/R।
तो बच्चों ये होता है ग्राफ बिटवीन ln ऑफ k एंड 1/t। सो बच्चों इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन दैट इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर और डिक्रीजिंग in activation energy increases the rate of reaction। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर T2 के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इक्वेशन है ln ऑफ k इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln ऑफ A। देख लेते हैं एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 इक्वेशन इज ln ऑफ K1 इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT1 प्लस ln ऑफ A। बच्चों एट टेम्परेचर T2, एट टेम्परेचर T2 द इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और एट टेम्परेचर T2 ln ऑफ K2 इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT2 प्लस ln ऑफ A। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बच्चों इक्वेशन 2 में इक्वेशन A को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1 इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन RT2 प्लस ln ऑफ A, एक ब्रैकेट में माइनस, फिर माइनस EA अपॉन RT1 प्लस ln ऑफ A। बच्चों ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हो जाएगा ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1 इक्वल्स टू, ये होगा माइनस EA अपॉन RT2 प्लस ln ऑफ A। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस EA अपॉन RT1, ये हो जाएगा माइनस माइनस ln ऑफ A। माइनस A और प्लस ln ऑफ A कैंसिल हो जाता है। इक्वेशन बचती है ln ऑफ K2 माइनस ln ऑफ K1 इक्वल्स टू, बचेगा ये पॉजिटिव वाला जो टर्म है इसको हम पहले ले लेते हैं और नेगेटिव वाला टर्म बाद में कर देते हैं, तो हो जाएगा EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि log ऑफ x माइनस log ऑफ y क्या होता है, log x अपॉन y। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे ln ऑफ K2 अपॉन K1। इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा, हम यहाँ पर E अपॉन R कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा EA अपॉन R, हमने ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या, बचेगा ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। T2 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, T1 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगी इक्वेशन ln ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R, बचेगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इस इक्वेशन को हम लॉग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बच्चों इसको हम लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, अगर इसको हम लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट है 2.303, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएगा log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बच्चों ये फाइनल इक्वेशन है आर्रहीनियस की, जिसमें दो टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसका रिलेशन ये बताता है। बच्चों देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहली चीज कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस, कैटलिस्ट आर दोज substance which
does not get change during a chemical reaction but can alter the rate of रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होते हैं वो खुद तो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन वो रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं या कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो बच्चों, द प्रॉपर्टीज ऑफ catalyst is they do not change the Gibbs energy value। गिब्स एनर्जी वैल्यू जो होती है उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। नंबर 2, कैटलिस्ट कैन accelerate only spontaneous reaction। केवल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज दे हेल्प टू अटेन द equilibrium अर्लियर। बच्चों, जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करते हैं, उसके लिए हम जो है एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। बच्चों, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सेलरेट करते हैं, इसके लिए एक्चुअली करते वो क्या है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा H2+Cl2 है वो रिएक्ट होने के लिए उसको इतनी एनर्जी चाहिए। तो अगर इतनी एनर्जी इसको नहीं मिलेगी तो ये रिएक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें हम कोई इसको कैटलिस्ट दे दे और वो कैटलिस्ट इसको क्या करे, एक ऐसा पाथवे प्रोवाइड कर दे कि इसको एक्चुअल में इतनी एनर्जी की ज़रूरत ही ना हो, ये इतनी ही एनर्जी पर रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे दे, तो क्या प्रॉब्लम है। तो एक्चुअल में जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथवे एट रिलेटिवली लेस एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट द रिएक्टेंट कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी को नहीं घटाते हैं, वो एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 गिव्स KCl+3O2। ये रिएक्शन है। अगर इस रिएक्शन में हम यहाँ पर MnO2 ना लें तो ये जो रिएक्शन है ये क्या होगी, ये थोड़ा सा रिलेटिवली देर में होगी, लेकिन जैसे ही हम MnO2 लेते हैं तो रिएक्शन की रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। इसको हम समझ सकते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स से। क्या होता है बच्चों कि जो KClO3 है इसको KCl और O2 में कन्वर्ट होने के लिए इफेक्टिवली कोलाइड करने की ज़रूरत है। इफेक्टिवली कोलाइड करने के लिए ये दोनों मॉलिक्यूल्स या जो भी मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड होंगे या जो भी मॉलिक्यूल्स पूरे बल्क में होंगे उनका एक दूसरे के बहुत ही करीब आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो MnO2 है ये क्या करता है, ये इन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है। इन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है। और ऐसे एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन आ सकती है कि दो रिएक्टिंग जो स्पीसीज हैं वो एक दूसरे के इतना नज़दीक आ जाएं जितना कि वो एक्टिवेशन एनर्जी में एक दूसरे के पास इफेक्टिव कोलिजन के लिए आती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को इतनी एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं देनी पड़ती है और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करके
2KCl और 3O2 दे देते हैं। तो बच्चों ये जो बीच में यहाँ पर बन रहा है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो कैसे किसी भी रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। बच्चों ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, कोलिजन थ्योरी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बच्चों जो आर्नियस थे, आर्नियस ने हमको ये बताया कि जो रेट कांस्टेंट के होता है वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर और कैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, इसके बारे में बताया। लेकिन एक साइंटिस्ट थे मैक्स टॉड्स एंड विलियम लिवाइस, इन्होंने बताया कि केवल एक्टिवेशन एनर्जी और केवल जो टेम्परेचर होता है उसी के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा और रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा। वहाँ पर एक चीज़ और होती है कि अगर दो मॉलिक्यूल ए और बी हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी भी है और टेम्परेचर भी हम इसको प्रॉपर दे रहे हैं, लेकिन इनके बीच में इनकी क्या फ्रीक्वेंसी है आपस में कोलाइड करने की, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दीज टू मॉलिक्यूल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो भी मायने रखती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर of collision, the number of collision per second per unit, the number of collision per second per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency। तो बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो इक्वेशन थी आर्नियस इक्वेशन, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है ZAB उसको इंट्रोड्यूस किया। तो इन्होंने इक्वेशन बना दिया K इक्वल्स टू ZAB मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाई RT। बच्चों ये जो इक्वेशन है यहाँ पर भी इन्होंने एक चीज़ ये बताया कि जितने कोलिजन होते हैं, बिकॉज जितने मॉलिक्यूल्स हमारे एक्टिवेशन एनर्जी जिनके पास होगी वो कोलाइड कर सकते हैं, बट ऑल द मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट हैव प्रोबेबिलिटी टू बी कोलाइड। सारे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं कर सकते हैं, और अगर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं कर सकते हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर P उसको भी हमें इस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इक्वेशन को कर दिया K इक्वल्स टू P ZAB इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाई RT। यहाँ पर जो ZAB है दिस इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यह है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और P क्या है, P इज प्रोबेबिलिटी, और बाकी आप जानते हैं EA क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है आपका गैस कांस्टेंट है, K हमारा क्या है रेट कांस्टेंट है। तो बच्चों ये हुआ आपका कोलिजन थ्योरी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। हम मिलेंगे अगली क्लास में।